प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और कल आपका दशहरा भी बहुत अच्छे से मना होगा। आइए अब हम आगे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। और उसमें हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो चल रहा है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट थे कुछ वो किए थे और अब हम उससे आगे करेंगे। जितनी भी भाषाएं इसमें दे रखी हैं टॉपिक में, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है आपकी तैयारी करने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं मेरे लिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर इसमें अच्छा रहेगा स्टडी के लिए। बाकी चलिए आगे हम स्टडी कंटिन्यू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हिंदी भाषा और उसका विकास, ये हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है। इसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसमें जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो अब देख लेते हैं हमारी ये तीन भागों में इनको बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं और आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं। तो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका जो टाइम है काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। विकास क्रम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है उसके अन्य जो नाम हैं वो हैं छांदस, छंदस, प्राचीन संस्कृत। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ है वैदिक संस्कृत का, वो है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानों तथा प्राचीन उपनिषदों में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। इसका वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। संहिता में क्या क्या इंक्लूड रहता है वो हम देख लेते हैं। ऋग संहिता, जिसको ऋग्वेद भी कहते हैं, इसमें यज्ञों का विकास हुआ है। इसके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। देवताओं से संबंधित श्लोक हैं, जिसको गीतात्मक काव्य भी कहते हैं। यजु संहिता है दूसरा, उसको यजुर्वेद भी कहते हैं। इसमें दो रूप हैं, कृष्ण और शुक्ल रूप में लिखा गया है इनको। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग तथा व्याख्यात्मक भाग गद्य में है तथा शुक्ल में केवल मंत्र भाग समाहित है। साम संहिता, जिसको सामवेद भी कहते हैं, साम गे पद अर्थात यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों का गे पद रूप। इस हमारा जो 4th नंबर पे आता है वो है अथर्व संहिता। अथर्व वेद जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि इसमें सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, नंबर 2 पे आता है ब्राह्मण। इस भाग में कर्मकांड की व्याख्या, कथाओं की योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, जो 1000 ईसा पूर्व, उसका जो काल समय है वो 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है सामवेद का तांडव तथा पंचविंश ब्राह्मण। तीसरा है शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। तीसरा है कृष्ण यजुर्वेद का चौथा है कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये हमारे मेन हैं, बाकी इसमें और भी बहुत सारे हैं। इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है वो 13 है अलग अलग। उसमें जैसे कि इसमें बताया गया है, ऋग्वेद के 2 हैं ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के भी 2 हैं, सामवेद के 8 हैं और अथर्ववेद का 1 है। लेकिन जो मेन रहते हैं वो हमारे ये 4 ही हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, तांडव तथा पंचविंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। वेदों का गद्य रूप में व्याख्यान कहलाता है ब्राह्मण।
वेदों का गद्य रूप में व्याख्यान क्या कहलाता है? ब्राह्मण। नंबर 3 पे इसमें है हमारा उपनिषद। उपनिषद की जो कुल संख्या है वो 108 है और मुख्य जो उपनिषद हैं वो 12 हैं। वो 12 मुख्य उपनिषद देख लेते हैं हम। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वेतर, कैशिकी, कौशिकी भी इसको बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषद हैं। अब जो ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण पूछे ब्राह्मण क्या है वैदिक संस्कृत में, तो वेदों का गद्य रूप में व्याख्यान ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन कहाँ पे होते हैं? हमें उपनिषद में होते हैं। वैदिक भाषा की कितनी बोलियां हैं? 3। मैंने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक भाषा की 3 बोलियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो आइए अब देख लेते हैं हम। वैदिक भाषा की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? पश्चिमोत्तर, ये कहाँ से कहाँ तक बोली जाती थी? ये अफ़गानिस्तान से पंजाब तक थी। मध्य देशी, इसका क्षेत्र था पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक। तीसरी थी पूर्वी, जिसका क्षेत्र था मध्य उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। वैदिक संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत के छंदों को कहते हैं मंत्र। वैदिक संस्कृत में जो छंद थे उनको क्या कहते थे? मंत्र कहते हैं। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद छंदोबद्ध है, उसे कहते हैं छंदस। ऋग छंदोबद्ध है, उसको क्या कहते हैं? छंदस। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट एवं योग्यात्मक है। वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 52। उसमें से 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को हम संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत की बोली, जैसे हमारी वैदिक संस्कृत की 3 बोलियां थी, हमने यहाँ पे देखा था 3 बोलियां कौन कौन सी थी? पश्चिमोत्तर, मध्य देशी, पूर्वी। इसी तरह से लौकिक संस्कृत की भी बोली है और वो है दक्षिणी बोली। दक्षिण बोली। इसकी रचनाएं देख लेते हैं। रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी थी, महाभारत वेद व्यास की, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम ये कालिदास की हैं। प्रतिमा, अभिषेक ये भास की है। हर्ष रचित बाण की है। उत्तर रामचरित तथा गीत गोविंद जयदेव की हैं। आर्य सप्तशती गोवर्धन की है। उत्तर रामचरित्र भवभूति की है। गीत गोविंद जयदेव की है। आर्य सप्तशती गोवर्धन की है। लौकिक संस्कृत के छंदों को क्या कहते हैं? श्लोक। वैदिक संस्कृत के छंदों को क्या कहते हैं? मंत्र। और लौकिक संस्कृत के छंदों को कहते हैं श्लोक। इसका प्राचीनतम एवं आदि काव्य है रामायण। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम एवं आदि काव्य क्या है? रामायण है, जो 500 ईसा पूर्व जिसका कालक्रम है, समय है। और जो वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है, क्योंकि इसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, नाटक, पुराण, काव्य आदि हैं। लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 48। उसमें कितनी थी? उसमें 52 थी वैदिक संस्कृत में। और लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या 48। 4 का लोप हो गया है। वो जो लोप हुआ वो है अड़ के साथ में था ड और जी या मूल्य और मध्य मान्य। इन 4 को छोड़ के बाकी सारे ये व्यंजन हैं। ये चारों जो ध्वनि जिनका लोप हुआ है लौकिक संस्कृत में, ये व्यंजन में समाहित थी। इनको छोड़ के बाकी जो रह गए वो सब व्यंजन और 13 स्वर। हमारे यहाँ पे कितने थे?
39 39 थे, 39 में से 4 इनका लोप हो गया, बाकी सभी ऐसे के ऐसे हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय काल जो था वो था, इसका जो समय अवधि थी वो थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके जो भाग हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है पाली। पाली को प्राचीन या प्रथम प्राकृत भी कहते हैं और इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली का अर्थ क्या होता है? बुद्ध वचन। पा रख तिति बुद्ध वचनम इति पाली। ये इसकी संस्कृत में लाइन है जो पाली का अर्थ है, संस्कृत में इस तरीके से दिया हुआ है। यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ था। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन और त्रिपिटक का अर्थ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक कितने थे? 3 थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या था? साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह था वो सूत पिटक में किया गया था। विनय पिटक में अनुशासन नियम समाहित थे, जैसे संघ संचालन को नियमित करने की दी गई बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे था? विनय पिटक में था। अभिधम पिटक में चित्त, चैतिस्य आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया था। इसको बौद्ध धर्म व दर्शन इसमें समाहित थे। पाली में रचित साहित्य, पाली में जो रचित साहित्य हैं वो हैं त्रिपिटक, अठ कथा साहित्य, मिलन पन्नहों, दीपवंश, महावंश। ये जो त्रिपिटक थे ये बौद्ध धर्म सिद्धांत थे। बाकी जो ये 4 थे ये शिलालेख प्राकृत, अनुपिटक भी इनको कहा जाता है। इनका दूसरा नाम अनुपिटक के अंतर्गत ये आते हैं। और त्रिपिटक के अंदर हमारे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। और अनुपिटक के अंदर हमारा अठकथा साहित्य, मिलिंद पन्नहों, दीपवंश, महावंश आता है। इसको सिद्धांतेतर साहित्य भी कहते हैं। शिलालेख प्राकृत क्या होते हैं? शिलालेख प्राकृत, अन्य नाम अशोकन प्राकृत और लाट प्राकृत। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है, अर्थात तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग पाली भाषा में किया गया है। पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं, कंचान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सदनीति। कंचान व्याकरण के जो रचयिता हैं वो महाकंचायन हैं। 7वीं सदी के कालक्रम के अनुसार सर्वप्राचीन पाली व्याकरण कंचान व्याकरण ही है। इसमें 675 सूत्र हैं। इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो 41 है, जिसमें से 8 स्वर हैं और व्यंजन 33 हैं। मोगलान व्याकरण, इसके रचयिता मोगलान हैं। 817 सूत्र हैं, ध्वनियाँ 43 हैं, जिसमें से स्वर 10 हैं, व्यंजन 33 हैं। 2 स्वर बढ़ गए हैं, कंचान में 8 थे और मोगलान में 10 हैं। सदनीति शब्द व्याकरण भी इसको बोलते हैं। रचयिता ब्रह्मी भिक्षु अंगवंश है। इसका जो समय है वो 1154 ईस्वी है। 1391 सूत्र इसमें समाहित हैं। मैक्स मूलर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है। डॉक्टर तिवारी ने पाली में 47 ध्वनियाँ मानी हैं। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार पाली मूलतः मगध की भाषा थी। पाली को सौरसेनी प्राकृत का मूल रूप माना जाता है। आगे देखते हैं प्राकृत। नंबर 2 पे है प्राकृत। मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत भी इसको कहते हैं। इसका जो समय था वो था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
प्राकृत का अर्थ है पहले की बनी हुई। प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम। नमी साधु ने ये पंक्तियां कही हैं। गाथा शब्द के कहने से बोध होता है प्राकृत का। प्राकृत जनसाधारण की भाषा है। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विचार किया था। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है। महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है प्राकृत भाषा में। प्राकृत व्याकरणों मतलब व्याकरण की रचना करने वाला। व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी का आता है। उनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है, जिसमें 12 परिच्छेद अर्थात चैप्टर हैं, पाठ जिनको हम बोलते हैं। प्राकृत का पाणिनि माना जाता है हेमचंद्र को। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र ने। प्राकृत में रास रासक शब्द का प्रयोग है। प्राकृत के भाषा वैज्ञानिकों ने 5 भेद किए हैं: शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। नंबर 3 पे है अपभ्रंश। अपभ्रंश को परकालीन या तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है। अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा गया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने आभीरादि या आभीर भाषा कहा है। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने ग्राम भाषा कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषा के विकास की ही एक कड़ी इसको कहा। किसको कहा? अपभ्रंश को। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने जो लाइन बोली थी वो थी संस्कृतम प्राकृतम चानंद्य अपभ्रंशम इति त्रिधा। अन्य नाम अवहट, दोहा, दूहा, ग्राम भाषा, अवहथ। रचनाएं हैं चरिव स्वयंभू की है, महापुराण पुष्यदंत की, जस अहर चरिव पुष्यदंत, कीर्तिलता विद्यापति, संदेश रासक अब्दुल रहमान, पहाड़ू दोहा मुनि राम सिंह, उपदेश रसायन रास जिन्नत दत्त सूरी, शब्दानुशासन चर्यापद दोहे हेमचंद्र, हिंदी काव्यधारा पंडित राहुल सांस्कृत्यायन की है, जिसमें अपभ्रंश काव्यों का संग्रह किया गया है। अपभ्रंश की अंतिम सीमा अवहट भाषा है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी इसका समय रहा है। किसका समय था ये? अवहट का। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की योजक कड़ी रही है। अवहट जो है वो अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की योजक कड़ी रही है। इस वजह से इसको संधिकालीन भाषा कह सकते हैं। इसे देश भाषा भी कहा गया है। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप अवहट से हिंदी का आरंभ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी अपभ्रंश के
प्रवर्ती रूप अवहट को ही पुरानी हिंदी माना है। अवहट का प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अवहट का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलता है। रचनाएं संदेश राशक, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो, प्राकृत पेंगुलम आदि। आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अभी मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ बोलने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट कह लो, अंतर्मुखी कह लो, या कुछ भी कह लो, उस चीज़ को मैंने कभी इतनी कम्युनिकेशन की नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो रही हों, रुक रुक के बोल रही हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। धीरे धीरे सीख जाऊँगी आप सबके साथ रहते रहते, उस चीज़ की मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। फिर मिलते हैं। टेक केयर। बाय।